हे एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और थंबनेल देखने के बाद ही इसी वीडियो पे आए हैं, इसका मतलब आप आरजेएस की वैकेंसी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर आप आरजेएस की वैकेंसी में इंटरेस्टेड नहीं भी है, नहीं भी दे रहे, तो आपके अपने स्टेट में या आने वाले जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें आप सभी को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंट्स अच्छे लगे, कुछ भी अच्छा लगता है तो आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अच्छी बातें लगती है, फिर बाद में आप 4-5 दिन बाद 10 दिन बाद इन सबको भूल जाएंगे। तो अच्छा है कि आप इन्हें नोट कर ले, पेपर पेन लेके बैठिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, देखिए एक तो किसी भी बात को नेगेटिव नहीं लेना। अगर हम किसी नेगेटिव पॉइंट को आपको दिखा भी रहे हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए, ताकि कल को जाके आपको यूज मतलब आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज याद रखनी है, और ये जो मैं बताने वाली हूँ पॉइंट्स, आपने थंबनेल में देखा होगा, पूरे थ्रू आउट दिस जर्नी टिल सिलेक्शन तक, जिस दिन वो रिजल्ट आएगा शाम के 8 बजे की और वो पीडीएफ अपलोड होगी, उस दिन तक के लिए आपके लिए ये मोटिवेशन काम आएगा, ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये सारी बातें बैकग्राउंड की जो हम नहीं समझ सकते। हम लोग प्री मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट, ड्राफ्टिंग, लैंग्वेज, लॉ, इन सब पे जाते हैं, लेकिन इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता। ठीक, तो अभी जर्नी ज्यादा निकली नहीं है, स्टार्ट ही हुई है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, वैकेंसी कितनी है? 120। फॉर्म कितने भरे जाएंगे? लगभग हम मान लेते पिछले साल 90,000 थे, तो हम और भी ज्यादा डेटा लेके इसको मल्टीप्लाई करके माने तो 1,20,000 एवरेज। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, 80,000 हो सकते हैं, 17,000 हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकते हैं, तो वो सब छोड़ दो, फैक्ट से बात करते हैं। 120 पद है, 1,20,000 फॉर्म आएंगे, उनमें से सिलेक्ट कितने होंगे? 200, 300, 250 नहीं, जितनी वैकेंसी निकली उतने, दैट मीन्स 120 सिलेक्शन होंगे। चाहे 50 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो भी सिलेक्शन 120 का फिर कैसे हो सकता है, जितना अगर कैंडिडेट ही ज्यादा नहीं है तो। मतलब कितने भी फॉर्म भरे जाए कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पद सिर्फ और सिर्फ 120, इसका मतलब 120 बच्चों का चयन होगा। फाइनल सिलेक्शन, इवन जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट होगी उसमें लास्ट जिस बच्चे के नंबर होंगे उसके बाद भी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के बाद भी सेम नंबर आने के बाद भी उसे नीचे डाल दिया जाएगा, दैट मीन्स वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। आपको पता है ना ये चीज? ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम। ठीक, देखिए सिलेक्ट सिर्फ 120 कैंडिडेट होंगे। अब ऐसी कौन सी चीज है, एक बात पूछूं, जो जिसने कोचिंग नहीं भी की, तैयारी नहीं भी की, जिसने कभी प्री मेंस इंटरव्यू की शक्ल तक नहीं देखी, फ्रेशर भी अगर होगा वो भी उससे पूछा जाए क्या देखो सिलेक्शन तो बेटा 120 का होना है, तो क्या तुम वॉलंटरीली विड्रॉ करना चाहते हो? वो भी नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब कोई नहीं चाहता कि उसका सिलेक्शन ना हो, हर कोई चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। अब ऐसी कौन सी चीज होगी वो 1,20,000 में अलग हटाकर आपको वहां खड़ा करेगी और 120 की लिस्ट में आपको शामिल करेगी? ऐसी कौन सी चीज होती है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मतलब बहुत दो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी होते हैं जो 2-2, 3-3 साल तैयारी कर रहे होते हैं, इसी चीज के लिए डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जैसे वैकेंसी आई, पीटी का पढ़ना चालू किया, पीटी क्लियर हुआ, मेंस का पढ़ना चालू किया और उसका सिलेक्शन हो गया, मतलब विद इन 3 to 8 मंथ उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत कम रेशियो होता है, लेकिन होता तो है, हर चीज होती है। ठीक, कोई बच्चे फाइनल अटेम्प्ट पे सेलेक्ट होते हैं, कोई फाइनल ईयर होता है उनका तब सेलेक्ट होते हैं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई सेकंड अटेम्प्ट में। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो आपको उस 120 की लिस्ट में लाके रखेगी? ठीक, बहुत सारे बच्चे मेहनत करने वाले, तो वो चीज होती है त्याग। त्याग किस चीज का? जब आप अपनी चीजों को, अपनी इच्छाओं को, उनको त्यागना शुरू करेंगे, हर चीज को छोड़ना शुरू करेंगे, तभी तो किस्मत भी, आयोग को तो देखता नहीं है, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो दिखती है। कहते ऊपर वाला सब देखता है, तो वो मेहनत जो होगी, जब आप सब चीज छोड़ोगे वन बाय वन, तो वो भी कैंडिडेट छोड़ेगी, इसको और सबको छोड़ करके आपको चुनेगी। डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनती है जिसने मेहनत की है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, एक मोटिवेशन नहीं है, ये हकीकत है। कितने लोग हैं, आप उनसे पूछिएगा 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए, तो कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ लैक्यूना उनकी प्रिपरेशन में रह गया था, तभी उन लोगों ने अपनी कमियों पे निरंतर प्रयास, निरंतर वर्क करते वो इस लेवल तक पहुंचे कि फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ। राइट, तो चलिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको डेडिकेट होना है, डेडिकेशन चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन। जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, नेगेटिव करेंगी एंड टेम्पटेट मतलब अट्रैक्ट करेंगी, आपको लालच दिलाएगी। जैसे कि
अभी यूपी के भी बच्चे हैं, आरसीएस की वैकेंसी आई, बैठे बैठे क्या करें, चलिए आरसीएस का फॉर्म भरते हैं। तुरंत मान लीजिए 1-1.5 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में यूपी की वैकेंसी आ गई, डिस्ट्रैक्शन हुआ। आरसीएस के सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स कॉमन है, बाकी 10 अलग एक्ट आपको पढ़ने हैं। 1 घंटा भी आप देते तो उसके लिए हिंदी बिल्कुल नहीं आ रही, प्री इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो वो डिस्ट्रैक्शन, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। वैकेंसी छोड़ी जाती नहीं है। एडीपीओ के लिए भी लोग जो एमपी के नहीं है वो भी फॉर्म भर भर के जुगाड़ लगा के कैसे ना कैसे करके फॉर्म भर रहे हैं वहां पे, ठीक है। एडीपीओ फॉर्म भरा हुआ है, अभी इधर बिहार आप मेंस दे रहे हैं, उधर एमपी मेंस दे रहे हैं, आरजीएस की आ गई, हरियाणा ऑलरेडी भरा हुआ है। अब समय तो उतना ही है, कोचिंग भी करते हैं या यूट्यूब भी देखते हैं तो 1-2 घंटा वहां जा रहा है, क्लियर। और उसके बावजूद आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, क्लियर। देखिए, तो सबसे पहले आपको डीएनए फॉर्मूला याद रखना है। डीएनए क्या होता है भाई? ये डीएनए फॉर्मूला वो वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये डीएनए फॉर्मूला है। सबसे पहला है डी फॉर डिस्ट्रैक्शन, एन फॉर नेगेटिविटी एंड ए फॉर अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन ये होता है, चल भाई डेमो लेने चलते हैं, तो 4-5 दिन का डेमो ले रहे, फिर अच्छा नहीं लग रहा, फिर फ्रेंड्स कह रहे वहां डेमो ले रहे, मतलब 10-12 दिन तो अपने डेमो में डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? अभी शादियों का है, मतलब अब तो शायद देव हो गए हैं, मुझे नहीं पता, बट एक ऐसा लगता है यार बहुत घरेलू है, बहुत ही करीबी मित्र है, ठीक, तो उसकी शादी में जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा। डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब का भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन फेसबुक का भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया का भी हो सकता है। कोई लोग टिकटॉक वगैरह बनाते थे तो उनके अम्यूजमेंट में कमी आ गई, तो वो भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। डी एन फॉर नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का मतलब होता है सिमिलर चीज की बाहर वालों को नहीं लेते हैं, तुम्हारा हैंडराइटिंग खराब है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन रेशियो कम है, घूस चलती है, पिछली बार मेरा एक फ्रेंड था 1 नंबर से रह गया, अब उसका नहीं हो पा रहा है, उसका मन नहीं है, ये नहीं है, किसी ने रिश्वत ली थी, ये डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, इसका सिलेक्शन हो गया। दीज ऑल फैक्टर्स शोज नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक। दूसरा, ऐसे लोगों से बचे जो आगे कहते हैं कि अब तुम्हारे 2-3 अटेम्प्ट हो गए, अब सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। मजा तो तभी आता है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाओ। ये भी बातें इस जर्नी में आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन हमें अंतिम हमारा जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। और इन सब चीजों को ईश्वर ने 2 कान दिए ना, एक को सुनो और दूसरे को निकाल दो। क्यों आप उनकी बातों को दिल से लगाते हैं, ठीक, छोड़ दीजिए। आप सोचिए ए से क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया, 2-3-4 वैकेंसी अभी आएंगी। एक मैंने वीडियो डाला था, हार्डली 1 मंथ हुआ होगा, हार्डली 1.5 मंथ, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। उसमें बताया था मैंने 1000 वैकेंसी एंड एपीओ की भी थी, तो आप देख लीजिए। उसके वीडियो के बाद जुडिशरी की तो 3-4 वैकेंसी आ चुकी है, एपीओ की भी 2-3 और एडीपीओ की एमपी की तो आई गई थी, ठीक है। तो ऐसी वैकेंसी आएंगी, और ये कोविड का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी सब कुछ डिले है। ये आपको लग रहा है कि वैकेंसी आ रही है, ये डिले है, डिले। तो ये सब बहुत जल्दी कराएंगे। आरजीएस का भी देख लीजिएगा, बहुत ही जल्दी एग्जाम होगा और प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। जिसकी पहले से प्रिपरेशन है वही बाजीगर बनता है, ठीक है। चलिए, दूसरे पॉइंट है, ये डीएनए पॉइंट याद रख लीजिएगा। डीएनए पे आपको फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप वो समय आ गया है अकेले होने का, ठीक। अकेले हो जाओ आप और आपकी बुक्स, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्शन नेगेटिविटी से नहीं बच सकते। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है आपको ध्यान रखना है, अब डिसीजन लेना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जैसे आप ना एक लाइफ में डिसाइड करते हैं, एक ना एक पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता है जहां आपको बहुत मतलब एक 2 राहें टाइप के होते हैं और वहां पे डिसाइड करना होता है। तो ये बिल्कुल वही है। जिसको भी आरजीएस में इंटरेस्ट है या मतलब उनको लगता है कि कोई अच्छी बात हो सकता है कि उनके मतलब की निकल के आए, तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लास्ट में मैं बहुत छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब आपको डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना है कि सबसे पहले तो आपको दो पॉइंट है। ये डिसाइड वाला पॉइंट भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपको एक तो आरजीएस से रिलेटेड डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है कि आरजीएस ही बनना है। आप ये फॉर्म क्यों डाल रहे हो कि फाइनल सिलेक्शन होना है इसलिए डाल रहे हो, एक्सपीरियंस के लिए डाल रहे हो, होम टाउन है मुझे वापस आना है। ऑलरेडी कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने होम टाउन में वापस आना चाहते हैं। क्यों आप आरजीएस का फॉर्म भी भर भी क्यों रहे हो, क्यों 1000 रुपए जो भी है वो डाल भी क्यों रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्यों कोचिंग ले रहे हो, 5-10 हजार की कोचिंग जो भी आप फीस दे रहे हैं क्यों ले रहे हैं आप ये, ठीक है। तो ये क्यों का रीजन आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक। अब आपको होम टाउन जो भी है आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग, वो आपको पता होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए। दूसरा, आपको कोचिंग के बारे में डिसाइड करना है। अगर सेल्फ स्टडी करनी है, आई रिपीट अगेन, अगर सेल्फ स्टडी करनी है
तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम टेकिंग डेमो अगेन एंड अगेन, अनदर कोचिंग, फिर डिफरेंट कोचिंग, और फिर किसी ने बता दिया उस कोचिंग। तो ये इस चीज को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत समय जाएगा। और यकीन मानिए, एक ही प्रोविजन को 2-2, 3-3 लोगों से सुनने के बाद आपको उस प्रोविजन को सुनने तक का मन नहीं करेगा, लिटरली सुनने का भी मन नहीं करेगा। यकीन ना माने तो आप खुद से ट्राई करिए, एक ही प्रोविजन को आप आज पढ़ लेना, फिर कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, फिर खुद मन करेगा यार इसको छोड़ो कुछ और पढ़। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या है कि ये कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, ये डिसाइड करना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। अगर नहीं लेनी है ना कोचिंग, तो थ्रू आउट जर्नी बिल्कुल भी इस चीज को रिग्रेट मत करना, गिल्ट फील मत करना। और सिलेक्शन इनकेस नहीं भी होता है, क्योंकि कटु सत्य यही है, 120 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आप उस चीज को, उस डिसीजन को रिग्रेट मत करिएगा। और अगर लेनी है, अगर कोचिंग लेनी है, जरा सा भी अगर इतना सा लैक्यून है, इतना सा भी मन है, तो सोचने में समय व्यर्थ मत करो। जैसे कि अभी वैकेंसी आई है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि मैंने, हमारे यहाँ खुद बैच चल रहा था, फाउंडेशन बैच था, 15 मई से स्टार्ट था। तो उन लोगों का कोर्स 80% हो चुका है और वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहे। उनकी हिंदी हो चुकी है, इंग्लिश को 15-20 एक महीना और बचा हुआ है, मेजर का चल रहा है, माइनर उनका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये जो 3 एक्ट थे वो उनके 2 हो भी चुके हैं। कोई इतना कोई पैनिक वाली सिचुएशन ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिचुएशन पैनिक की नहीं है। हार्डली 1 मंथ का कोर्स और बच रहा है, और उसके बाद उनका सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस, इवन उनका प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है कि जिस कैंडिडेट ने वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के बाद अभी भी डिसाइड कर रहा है, डेमो ले रहा है, तो डेफिनेटली टाइम तो जा ही रहा है ना। मैं हमेशा कहती हूँ वक्त जाता है, कभी भी आता नहीं है। हम सोच रहे हैं कल परसों, कभी भी कल नहीं आएगा, वो सिर्फ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। एक डिसाइड कीजिए कि आपको कोचिंग लेनी भी है या नहीं लेनी। लेनी है तो फटाफट से 2-3 फैक्टर्स होते हैं कोचिंग चेक करने के। अब आप इतने बड़े हैं, जज बनने जा रहे हैं, तो ये सब आप चेक कर ही सकते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं आपकी रिक्वायर्ड कोचिंग के लिए। तो आप उसे ज्वाइन करें और जैसा एजुकेटर बताते हैं उस चीज को फॉलो करें, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब आपके लेवल से ज्यादा ही है वहां पे। ठीक है, तो आप उनकी बात को विश्वास करें और उनको वो फॉलो करें, जैसा वो बताते हैं वैसा उसको कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कोचिंग लेनी है, तो अब हम तीसरी स्टेप पे चल रहे हैं। फर्दर स्टेप क्या होती है? नो योर एग्जाम। इसका मतलब क्या होता है कि हम ये युद्ध की तरह है, एक एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो कहते हैं ना, अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह आपके एग्जाम को जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम को कैसे जानेंगे आप? तो एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस, देखो सिलेबस बहुत जरूरी होता है। सिलेबस को जाने, पैटर्न को जाने, पास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसको देखिए, उसके रिजल्ट को एनालाइज कीजिए कि प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी। ओके, प्री में ये था, मेंस में ये था। इस चीज के ऊपर भी मैं डिटेल एक वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया है क्रैक करने का। मतलब प्री में मिनिमम मार्क्स एक हाईकोर्ट ने डिसाइड किए हैं वो लेकर आने, जनरल कैटेगरी के लिए अलग है, रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है। मेंस के लिए भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने। कई बच्चे क्या हुआ कि 35 नंबर उनके नहीं आए और उनके 120 से ऊपर थे, पिछले साल की आंकड़े बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारा तो क्राइटेरिया से ऊपर है। लेकिन वो लोग ये चेक करना, ये देखना भूल गए कि 120 तो कट ऑफ थी आपके, चाहे 140 हो चाहे 160 हो। लेकिन अगर जो मिनिमम मार्किंग है 35 नंबर की सिविल और क्रिमिनल में, अगर आपके 35 नहीं आए हैं तो आप क्वालिफाई नहीं है। इसका मतलब बैरियर है। इस चीज के ऊपर हम डिटेल में भी मैं सीरीज लेकर आऊंगी, उसमें हम बात करेंगे। तो आपको सिलेबस जानना है, पैटर्न जानना है, एजुकेटर को भी जानना है और पास्ट रिजल्ट। एजुकेटर को जानने का मतलब एजुकेटर को जानने का ये होता है कि जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट एक बार उनसे बात कर लीजिए, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। देखिए, कटु सत्य ये है, इसके ऊपर कोई पर्सनली नहीं लेगा। मैं खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, पढ़ा रही हूँ, किसी को बता रही हूँ, तो क्या मैंने जुडिशरी का एग्जाम नहीं दिया है, फेल होके बैठे हैं। ठीक, लेकिन 2 लोगों में फर्क होता है। एक वो जिसका प्री भी क्लियर नहीं हुआ, जिसका प्री बहुत नंबर से रह रहा है। एक वो जो इंटरव्यू फेस्ड कैंडिडेट है। ठीक है, जिसने इंटरव्यू दिया है, उसने वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो प्रेशर और वो वहां पे मिस्टेक करना, ओएमआर में मिस्टेक्स करना, वो प्री मेंस इंटरव्यू जब आता है रिजल्ट तो क्या फीलिंग होती है, जब हम फेल हो जाते हैं तो क्या फीलिंग्स होती है, वो उसने सब कुछ फेस किया है। आप दिल्ली से लेकर के काठमांडू तक कहीं भी किसी भी कोचिंग में चले जाइए, जो भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, जो भी कोई कितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग है, आप दिल्ली की आईएएस की कितनी भी बड़ी कोचिंग को लेकर लीजिए, उनमें जो भी लोग हैं उन्होंने लाइफ में वो एग्जाम जरूर फाइट किया है।
वेदर दे वर सक्सेस और फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सक्सेस हो गए हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो नौकरी छोड़कर भी फिर से इसे एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, इसी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। और कुछ होते हैं जो इंटरव्यू तक जा चुके हैं, 2-2 3-3 इंटरव्यू दिए हैं अलग अलग स्टेट के, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। भाई मान लीजिए एक नंबर से रह गया, किसी में वेटिंग आ गई है, या किसी में जीके से रह गए हैं, या मतलब किसी न किसी रीजन की वजह से वो लोग रह गए हैं, बट वो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं। तो अब क्या करें? एजुकेशन है, नॉलेज है, तो ओपन करते हैं अपना कोचिंग, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपने एजुकेटर से बात कीजिए, जांचिए, देखिए। ऐसा नहीं कि मतलब उन पे शक करना और उसकी नहीं, एक बार बात करके देखिए कि वो क्या है क्या नहीं है, किस फील्ड से है, ठीक है। ये सब क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है। ये मैं इसलिए नहीं, किसी और नेगेटिव चीज की, नेगेटिव थॉट की वजह से नहीं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि जब आपने कोचिंग ले ली, कोचिंग ज्वाइन कर ली और फीस सबमिट करा दी, फिर 10-15 दिन बाद कोई आएगा, किसी और का ऐड देखोगे, कोई दोस्त यार मित्र मिलेगा, फिर वो आपसे बात करेगा और फिर कहेगा अरे यार ये तो ऐसा है, ये तो खुद फेल होके बैठा है, ये है वो है, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, ठीक। फिर वहां पर आपका जो माइंड है, जो चीज आपने स्ट्रॉन्ग अपना अफर्मेशन नहीं किया था, स्ट्रांगली उस कोचिंग पे विश्वास करके ज्वाइन नहीं की थी, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही, मैं हर कोचिंग, हर टीचर, हर गुरुजन, हर एक पढ़ाने वाला विद्यार्थी, चाहे वो सहपाठी ही क्यों ना हो, उस पर आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। उन चीजों के लिए बोल रही हूँ। तो आप जहां भी ज्वाइन करें एक बार उनसे बात कर लीजिए। बात करके 2 मिनट बैठ के बात करने में कुछ नहीं जा रहा। सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी है आपका खुद का, ताकि कल को वो मिले, वो यार दोस्त मित्र, सिलेक्टेड कैंडिडेट या किसी कोचिंग का ऐड, तो आपके मन में ये ना आए कि यार मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, मैंने यहाँ पे इतने पैसे दे दिए, वहां पे तो इतने की कोचिंग चल रही है, ठीक। आगे आने वाले दिनों में जब आप ये दोनों डिसीजन ले लें कि मुझे सेल्फ करना है या मुझे कोचिंग लेनी है, तो आप उस राह पर अपने आप को एक तो अकेला महसूस ना करें, दूसरा डिप्रेस ना हो, तीसरा अपने आप को ऐसा ना करें कि यार मुझे तो ऐसा हो गया। क्योंकि नेगेटिविटी, DNA फॉर्मूला याद रखना, नेगेटिविटी जैसे माइंड में आने लग जाएगी तो आप अगले दिन की क्लास नहीं लोगे उस कोचिंग में, टीचर से कुछ ना कुछ बहसबाजी होगी। इस चीज से क्या होगा? टीचर का भी माइंड खराब होगा, आपका भी टाइम खराब होगा, फिर कुछ ना कुछ चीजें होंगी, इश्यूज हो जाएंगे, ये वो बहुत तरह की बातें। तो आपको माइंड में क्लियरिटी रखनी है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सारी कोचिंग है, सब चलते हैं, कोई कोचिंग ऐसी नहीं होती जिसमें स्टूडेंट नहीं आते, और कोई कोचिंग ऐसी नहीं होती जिसमें ही स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप खुद भी एक बोर्ड लगा के बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई आपसे पढ़ने भी आ जाएगा, ठीक। चलिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नो योर एजुकेटर हो गया, आपको अपने एजुकेटर से बात करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है? आता है नो योर सेल्फ, जो मैंने कहा था कि आपने एग्जाम को जानिए, सबसे पहले एग्जाम को जान लिया, फिर आता है नो योर सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एजुकेटर को जानते हैं, हम एग्जाम को जानते हैं, सब पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये एक उंगली तो अगली की है और ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर है। दैट मीन्स आप अपने आप को जानिए, आपकी कमियों को पहचानिए, आप तभी तो उन पे वर्क करोगे। जब कमी पता ही नहीं है तो वर्क क्या करोगे, ठीक। तो देखो, अपनी कमियों को परखना है, अच्छे से एक चार्ट बनाइए, एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए दोनों चीजें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक डायग्राम बनाइए, दोनों को लिखिए और चिपका दीजिए, ठीक। इससे क्या होगा? उस पर वर्क करिए। जैसे वैकेंसी आई है, सब लोग अपने बेयरएक्स लेकर आ गए और उस पर वर्क करने लग रहे हैं, पढ़ने लग रहे हैं। कई लोगों ने तो मतलब टाइम टेबल बना के अपना कोर्स भी चालू कर दिया होगा। लेकिन 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 पॉज लीजिए और सोचिए इस चीज को। क्या सोचना है? आप क्या पढ़ रहे हैं? IPC, CPC, CRPC, एविडेंस, TP, कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपको ऑलरेडी आती है। क्या आपने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ किताब वगैरह लेकर आए, कोशिश की? पिछले साल के जो आप मेल्स लिखे हुए हैं जिसमें सबसे कम नंबर थे, हिंदी में नंबर कम थे, क्या आपने हिंदी के लिए स्टार्ट किया? ये नेचुरल है। क्या नेचुरल है? जो चीज हमें आती है, जिसको हम जानते हैं, बार बार उसके पास जाने का मन करता है, ठीक। नई चीज, नए शूज, नई गाड़ी, हर चीज में प्रॉब्लम आती है, हम उसके साथ एडजस्ट नहीं करते। नई प्लेस, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके साथ रम जाते हैं, धीरे धीरे हम उसे जानने लगते हैं, फिर क्या होता है? फिर हमें वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक। इसी तरह नो योर सेल्फ, आपकी अपनी पॉजिटिव चीजों को लिखिए एक तरफ, और दूसरी तरफ नेगेटिव चीजों को। देखो क्या हो सकता है? किसी की हैंडराइटिंग खराब हो सकती है, सबसे पहले हम पॉजिटिव की ओर बात कर लेते हैं। किसी का लॉ स्ट्रांग हो सकता है, मेजर अच्छा हो सकता है, इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी वाली हो सकती है।
किसी का ऑलरेडी प्री मेंस इंटरव्यू तक दे चुके हैं, तो वो ऑलरेडी अपने आप में ही मोटिवेटेड हुए हैं, वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे थे। किसी की स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, बहुत तरह की पॉजिटिव चीजें हो सकती है। नेगेटिव चीजों की हम बात करें तो किसी का हैंड राइटिंग खराब हो सकता है, किसी की हिंदी बर्बाद हो सकती है, किसी की ड्राफ्टिंग खराब थी, भाई पिछले साल 2 जजमेंट राइटिंग आई थी बट मैं नहीं लिख पाया, तो कम से कम 10-20-20-30 नंबर का तो मैं छोड़ ही आया, तो इस साल मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ठीक है, किसी का सिविल खराब हो सकता है, किसी को सीपीसी नहीं आती है, बहुत सारी चीजें हैं, ढूंढने निकलोगे तो मिल जाएंगी कमियां। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसे जानिए, अपने आप को जानिए, अपनी कमियों को जानिए। और अब यहां से देखो, मैं सिस्टमैटिक वे में चल रही हूँ। सबसे पहले पोस्ट बताई, पोस्ट के बाद डीएनए फॉर्मूला बताया आपको, डीएनए फॉर्मूला के बाद आपको कोचिंग के लिए क्या डिसाइड करना है, फिर अपनी कोचिंग में एग्जाम के लिए डिसाइड करो, नो योर एग्जाम। देन आप अपने आप को नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ के बाद आपने अपने जान लिया, नेगेटिव चीजों को जान लिया। अगला पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट ये आएगा कि जो नेगेटिव चीजें हैं, दैट मीन्स जो आपको नहीं आती हैं, जिनकी वजह से आप पिछले साल, क्योंकि प्री में भी तो मैंने कई लोगों को देखा है, उनका 59 कट ऑफ में से किसी के 58 थे, किसी के 56 थे, बहुत एक 2 नंबर से रहे थे, तो कोई तो रीजन होगा। जहां आपके 58 थे वहीं किसी के 85 भी थे, रिवर्स 85 भी थे, किसी के थे, बिल्कुल थे, मैंने खुद ने देखा है, कई बच्चों को ऐसे थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह। तो आपको अपनी कमियों पे वर्क, अब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, हम वर्क की ओर चल रहे हैं। अब आपको अपने कमियों के ऊपर वर्क करना है। कैसे वर्क करना है कमियों के ऊपर, ये जो है देखो, सब लोग ये कह रहे हैं, मार्केट में भी ये खबरें चल रही है कि एग्जाम बहुत जल्दी होगा, फास्ट। ठीक है, फास्ट कितना भी फास्ट मान लो, एक 1.5 महीना मान लो, फॉर्म लास्ट डेट खत्म होने से 1.5 महीना में प्री, और जिस दिन प्री होगा उससे 2 महीने में क्योंकि 1 महीने में रिजल्ट आएगा, तो 2 महीने के अंदर आपका मेंस, 2 या 2.5 महीना हार्डली। ठीक है, तो ये आपको मान के चलना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए। तो अब आपको क्या करना है, 1 महीना अपने लिए, ये उन लोगों के लिए सेल्फ स्टडी। देखो, एक बच्चे की तो रेस वहीं पे खत्म हो गई जिसने एडुकेटर को चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, जान लिया है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है। तो प्लीज आप लोग जैसे आपके टीचर बता रहे हैं उस चीज को फॉलो करें। देखो क्या होता है कि उन्होंने पढ़ाया सीपीसी, फिर आप यहाँ पे आके किसी और यूट्यूब को देख रहे हैं, किसी और फ्रेंड्स को, तो 2 टीचर का माइंडसेट हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। एक पर विश्वास करो, विश्वास की ताकत ऐसी होती है ना कि क्या बताऊं, ये सब हमारा क्या काउंसलिंग सेशन होता है, जब बच्चा आता है तो हम उसके साथ काउंसिल करते हैं, डील करते हैं, तब उसको ये सब चीजें बताते हैं। अभी यूट्यूब है तो वैसे ही ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, तो हम इसको फास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी खराब नहीं करेंगे। जो मैं समझाना चाहती हूँ वो मैं समझाऊंगी। चाहे एक बच्चा भी इस एक वीडियो को देख करके अगर मोटिवेट होता है और उसे कुछ सीखने को मिलता है, कोई पॉइंट अच्छा लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, चलिए, तो आप अपने नेगेटिव चीजों को करना है। आपको क्या करना है, 1 मंथ अब से, मान लीजिए आज संडे है, हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, तो भी मंडे से आपको 1 मंथ अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करना है। आप पहले से मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई हैं, दे चुके हैं, या प्री में 1-2 नंबर से रह गए थे, तो जो चीज नहीं आती, हैंड राइटिंग है तो रोज उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। 2-3 ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो टेक्निक्स बता देते हैं कि कैसे आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी चेंज, अब देखो बिल्कुल से चेंज होगी नहीं 25-26 की उम्र पे आके, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, दूसरा, किसी को सिविल नहीं आता तो सबसे पहले सिविल पे काम करना स्टार्ट करें। किसी की ड्राफ्टिंग बर्बाद थी तो वो ड्राफ्टिंग पे 15-20 दिन 10 दिन देकर के अच्छे से सीख ले। देखो अभी ये जो टाइम है ना, ये सीखने का टाइम है। इस टाइम पे आप पैनिक नहीं होंगे, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, और वो डीएनए फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, आप अच्छे से वर्क करिए। 1 महीना खत्म होने के बाद इन चीजों को नोट्स बना के रखो। नोट्स बनाने से क्या होता है, एक कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। दैट मीन्स नोट्स आपके बन गए तो 80% काम वहीं पे हो जाएगा, और 80% काम होने के बाद उन नोट्स को आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करना है अगेन एंड अगेन। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये सब चीज काम हो गया, नेगेटिव चीजें हो गई, उनपे 1 महीना वर्क कर लो। 1 महीना जैसे ही खत्म हो, सब कुछ बंद कर देना, मेंस वेंस कमियां सब बंद कर देना, कंप्लीटली प्री के ऊपर आ जाना। कंप्लीटली प्री के लिए 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना चाहिए। 100 MCQ, 100 to 200 MCQ अपनी कैपेसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, डेली लगाने हैं इस 1 महीने के बाद। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये जो पॉइंट मैंने बताया है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था कोचिंग। अगर आपने ज्वाइन की है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने घंटे की आपकी कोचिंग है उतना घंटा आपको सेल्फ देना ही देना है, ये कटु सत्य है। अदरवाइज उस कोचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप उसे खराब कर देंगे। कोचिंग वाला चाहे कितना ही अच्छा बनाए पढ़ाए, अगर 4 घंटे की कोचिंग है तो 4 घंटे की सेल्फ स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 6 घंटे की कोचिंग है तो 6 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, अदरवाइज काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ठीक, ऐसा नहीं है कि 10-12 घंटे कोचिंग में बैठ ली और अगले दिन क्लास में बैठोगे तो आपको सारा याद होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको घर पे टाइम देना ही पड़ेगा पर्टिकुलरली। ओके,
नेक्स्ट जो है आपको छोटे छोटे, अब हम सेल्फ स्टडी वाले, क्योंकि कोचिंग वाले आपकी जर्नी खत्म होती है, आप अपने टीचर से जान सकते हैं, वो आपका टाइम टेबल, शेड्यूल, खाना पीना, डाइट, मोटिवेशन जो भी होगा वो लोग डिसाइड कर लेंगे, वो लोग बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल्फ, जो कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, जो पिछले साल दे चुके हैं, उनको ज्यादा कोचिंग की नीड नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कई लोगों का मैंने सुना है कि वो उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, उनकी स्टडी वैसे नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, टाइम वैसा मत बताओ कि सुबह इतने से इतने पढ़ूंगा, इतने से इतने पढ़ूंगा। एक वैसा टाइम टेबल बना लो कि दिन में 2 घंटे मुझे मेजर पढ़ना है, 2 घंटा मुझे लैंग्वेज को देना है, 1 घंटा मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आर्ली बना लीजिए आप। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने, बहुत छोटे छोटे। आज मुझे ये कंप्लीट करना है। जैसे आप वो टारगेट कंप्लीट कर ले तो अपने आप को प्रेज करें, खुद की खुद वो बनिए। ठीक है, आप खुद को मोटिवेट करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बाहर वालों को नहीं लेते हैं, इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल दो। इन केस आप राजस्थान के नहीं है तो आप इस चीज को माइंड निकाल लीजिए कि बाहर वालों को बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मेंस की जब कॉपी चेक होती है तो उनके पास उसमें नहीं लिखा है कि ये हरियाणा का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, कहाँ का है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अपना अच्छे से कंप्लीट कीजिए एग्जाम और तैयारी कीजिए। और आपको एक चीज का और ज्यादा ध्यान रखना है, वो है 2 पॉइंट है, लास्ट के 2 पॉइंट है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपके पास सिचुएशन आएगी, सभी लोगों के सामने सिचुएशन आएगी। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ का। हेल्थ इन द सेंस जो भी आप वैसा खाएंगे, अभी बारिश का मौसम है, पेट खराब होगा तो आपके 2-3 घंटे गए, मेडिसिन भी ली और 1-2 दिन भी गया। ठीक है, अब टाइम वैसे भी नहीं है। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम की प्रायोरिटी। आने वाले समय में एमपी की वैकेंसी भी आएगी, यूपी की वैकेंसी भी आएगी, और यूपी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, 360 डिग्री वहां पे चेंजेस है। दैट मीन्स जीके, बिना जीके के आप काम नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को, मतलब फॉर्म भरिए, मैं कुछ नहीं कह रही, आप फॉर्म भरे, सब कुछ है, लेकिन अपने माइंड को क्लियर रखना, माइंड सेट रखना कि मुझे यूपी की इस तरह से तैयारी करनी है। इन केस ऐसा आ जाएगा तो मैं तुरंत इस टाइम टेबल पे चला जाऊंगा, इस चीजों को पढ़ूंगा। और अपने मटेरियल को प्लीज शॉर्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट जब आता है तब आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, नोट्स पढ़ें, बुक पढ़ें, बेयर एक्ट पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको लिमिट करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे थे वो पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैंने किसी सब्जेक्ट की, किसी पर्टिकुलर प्री मेंस इन सब की बात नहीं कही है, ये सीरीज आगे चलेगी। टाइम टू टाइम जैसे मुझे लगा करेगा कि अब आपको ये बताने की जरूरत है तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको डाल दिया करूंगी। ठीक है, तो ये होता है मेरी तरफ से कंप्लीट। और भी किसी चीज को जानने की आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्दर वीडियोस में हम प्री को लेकर के कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे, डूज एंड डोंट्स को जानेंगे, मेंस को लेकर के भी हम आएंगे। ये 3 वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, इजाजत दीजिए, नमस्कार।